डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, बीएससी पार्ट थर्ड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर सेकंड में अभी हमने पिछले टर्न पर कॉची-गॉसर्स थ्योरम के बारे में चर्चा की थी और कॉची-गॉसर्स थ्योरम को हमने समझाया था। तो आज हम यहाँ पर सिंपली एंड मल्टी कनेक्टेड रीजन्स की बात करते हैं, एकज संबद्ध और बहु संबंधित प्रदेश की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, परिभाषा के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम 7.4 7.5 दो डायग्राम भी बनाए हुए हैं। तो हम ये कहेंगे एकस प्रदेश या क्षेत्र को जी को संबद्ध प्रदेश यानी कनेक्टेड रीजन कहा जाता है। यदि जी के प्रत्येक दो बिंदुओं को किसी एक वक्र से जोड़ा जा सके तो जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही हो। अर्थात देखिए, जी कोई क्षेत्र है, प्रदेश है, रीजन है कोई भी, उसमें हमने कोई दो बिंदुओं को मिलाकर के एक वक्र बनाया। अब चूंकि दोनों बिंदुओं को मिलाकर के जो एक वक्र बनाया है, उस समवृत्त वक्र के सभी बिंदु यदि जी में ही स्थित हैं तो हम ऐसे प्रदेश को एकज संबद्ध प्रदेश कहते हैं, अन्यथा इसे बहुसंबंधित प्रदेश कहते हैं। यदि प्रदेश जी में खींचे गए किसी एक समवृत्त वक्र सी के द्वारा प्रबद्ध क्षेत्र के सभी बिंदु जी के बिंदु हों तो जी को सिंपली कनेक्टेड प्रदेश कहते हैं। चित्र 7.4 में बताया गया है, 7.5 में मल्टी कनेक्टेड बताया गया है। फॉर एग्जांपल, जी में कोई भी समवृत्त वक्र C1 C2 खींचे गए हैं। अब आप देखिए C और C1 C2, तो C के अंदर के सभी बिंदु, C1 और C2 के बाहर के बिंदु जो कि क्षेत्र जी में ही स्थित हैं, तो जी को बहुसंबंधित क्षेत्र कह देते हैं, जैसा कि 7.5 में बताया गया है। अब आता है क्रॉस कट, पार काट किसे कहते हैं। देखिए, बहुसंबंधित प्रदेशों में जो खींची गई पार काट लाइन है, आपको चित्र में दिखाए अनुसार यहाँ स्पष्ट हो रहा है। जैसे ए बी लाइन है, ए बी के द्वारा वक्र को सीधे सीधे डायरेक्शन दी गई है, बी ए के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, रेखा समाकलन करते हैं, ए बी का सापेक्ष किया जाएगा, वापस बी ए के सापेक्ष किया जाएगा। क्योंकि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग डायरेक्शन हैं, इसलिए दोनों का समाकलन बराबर होगा, क्योंकि एक ही लाइन का किया जा रहा है, इसलिए दोनों का जीरो हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह केवल वक्र के लाइन के सापेक्ष जो रेखा समाकलन होगा बाउंड्री के सारे, वही यहाँ पर आएगा। तो जैसे C1 C2 C3 वक्र बहुत सारे अंदर स्थित हैं, तो C1 C2 C3 को मिलाते हुए रेखाओं के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से जिनकी परिसीमाएं व्यक्त की गई हैं, ए बी से, पी क्यू से और टी यू से भी व्यक्त की गई हैं। अब आप देखिए, रेखा ए बी पी क्यू टी यू, इनको पार काट कहते हैं, इनको क्रॉस कट कहते हैं। इन रेखाओं से जो बहुसंबंधित प्रदेश एकज संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित हुआ। ये क्या है, अभी तो हमने जैसे ऊपर वाले 7.5 में बताया था, ये क्या है, बहुसंबंधित क्षेत्र, क्योंकि ये एक क्षेत्र के अंदर और भी क्षेत्र बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन क्षेत्रों को हम पार काट के द्वारा जोड़ देते हैं तो ये बहुसंबंधित जो क्षेत्र था वो एकज संबद्ध क्षेत्र बन जाता है। अर्थात जो मल्टी कनेक्टेड रीजन था वो सिंपली कनेक्टेड रीजन बन जाता है। इस तरह हम पार काट के द्वारा, क्रॉस कट के द्वारा इसको जोड़ देते हैं और हमारी जब सीमा की, क्षेत्र की सीमा हो जाएगी, ए बी को हमने ले लिया, ए से बी तक चले, बी से हम यहाँ पर चलते बाहर पॉइंट्स को निकलते हुए आएंगे, डी पे आ जाएंगे, फिर बी ए पे आ जाएंगे, फिर वापस चलते चलेंगे, पी क्यू के लिए चले जाएंगे, फिर इसमें हम आर एस पे चले जाएंगे, आर एस पे जाते हुए इस तरह से हम पूरे क्षेत्र को निकलते हुए बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ क्रॉस कट लगाते हुए इस तरह से हम संबंधित क्षेत्र में तो एकज संबद्ध प्रदेश की सीमाएं बन जाएंगी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से स्टार्ट कर दो ए बी से, यहाँ कोई एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और तब हम दूसरी तरफ बाहर निकल जाएंगे। ए बी से हमने स्टार्ट किया, ए बी C1 इस तरह से, फिर ए बी ए पर आ गए, फिर इधर आएंगे आर, फिर C3, फिर S, फिर यहाँ पर चलते चले गए, फिर यहाँ पर P पर आएंगे, फिर यहाँ पर C2 पर आ जाएंगे, फिर यहाँ Q पर आ जाएंगे, फिर P पर बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आप देखिए कॉची प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेशों के लिए विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन्स।
कॉचीज थ्योरम जो हमने पढ़ी थी अभी, इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0, उस थ्योरम का हम एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं मल्टी कनेक्टर रीजन्स के लिए। सपोज दैट हम ये मानते हैं यहाँ पर कि सी वी ए क्लोज्ड कर्व एंड C1 C2 एंड सो ऑन आर क्लोज्ड कर्व विच लाइज इनसाइड सी। सी एक कर्व है प्रदेश जी के अंदर, C1 C2 बहुत सारे कर्व हैं जो सी के अंदर हैं। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन दीज कर्व्स एंड ऑन सी। अब हमने क्या मान लिया, जो फंक्शन एफ जेड है वो इन सभी कर्व्स के बीच में और सी के ऊपर कैसा है, एनालिटिक है। तो देन इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 एफ जेड डी जेड प्लस एंड सो ऑन, वेयर इंटीग्रल along each curve is taken in the anti-clockwise direction। माना कि संवृत वक्र C में कई वक्र C1 C2 स्थित हैं, तो यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश रीजन तथा वक्र C पर एफ जेड विश्लेषक हो तो इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 एफ जेड डी जेड प्लस एंड सो ऑन, जहाँ प्रत्येक समाकलन वक्रों के अनुदिश वामावर्त दिशा में है। अब आप देखिए कैसे इसकी उत्पत्ति की जाती है। इसकी उत्पत्ति पर विचार करेंगे, आप ध्यान देंगे। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे क्या है, जैसे ऊपर डायग्राम बना हुआ है उसकी पार काट हमने यहाँ पर ली गई हैं AB PQ, और यहाँ पर हमने TU, यहाँ पर इसमें SR लिया गया है और हमने TU कह दिया है, TU बना दिए गए हैं तीन वक्र यहाँ पर, ताकि वक्र C1 C2 एंड सो ऑन, तथा पार काट यहाँ पर AB PQ RS की परिसीमाएं मिलाने पर संवृत वक्र गामा प्राप्त हुआ। अब चूंकि इन सब की परिसीमाएं जब हमने मिला दी तो हमको एक अलग वक्र प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम इसको वक्र प्राप्त होगा, उस वक्र के लिए हम इसको देखेंगे। देखिए 7.6 में, जिसके अंदर ऊपर फंक्शन एफ जेड विश्लेषक है, इसलिए कॉसी प्रमेय से हम कहेंगे इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, जहाँ समाकलन का चित्र जो है आपको 7.6 में दिखाया गया है, ये पूरा डायग्राम बना दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर 1, वक्र सी के अनुदिश वामावर्त दिशा में लिया गया है। अंदर वाले वक्र C1 C2 के अनुदिश दक्षिणावर्त दिशा में लिया गया है। जो वक्र के जब भीतर जाएंगे तो उल्टी दिशा में आ जाएगा वक्र के। दूसरी बात, पार काट AB के अनुदिश एक बार तथा दूसरी बार BA के अनुदिश होगा, इसलिए दोनों के इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम देखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड, उसके ऊपर लिया गया है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर माइनस C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन AB एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन BA एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर माइनस C2 एफ जेड डी जेड प्लस PQ के सापेक्ष प्लस QP के सापेक्ष, इस तरह से हमें तीनों को इजिकल टू क्या है 0। अब चूंकि जो क्रॉस कट हैं उनके अनुदिश जो समाकलन है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो केवल हमको क्या बच जाएगा, C1 के सापेक्ष C2 के सापेक्ष एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0, इस थ्योरम का प्रयोग कर देंगे तो इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 एफ जेड डी जेड प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास। तो यहाँ विशिष्ट स्थिति, यदि C के अंदर केवल एक ही कर्व C1 हो तो इस स्थिति में इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड के बराबर होगा। ये कॉसी की एक्सटेंशन प्रमेय से सिद्ध होकर के आता है। अब हम नेक्स्ट टर्न पर इनडेफिनिट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ऐसी कोई वो नहीं है, पहले इसकी डेफिनेशन बात करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम इस नेक्स्ट टर्न पर इसका अध्ययन करेंगे।
तो यह बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ये एक संबद्ध प्रांत एवं बहुत संबंधित क्षेत्र के लिए और पार काट के लिए, तो इसलिए इस थ्योरम को हम स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न पर हम दूसरी थ्योरम की बात